एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आज की हमारी दूसरी क्लास है जो पर्यावरण अध्ययन पर है और इसमें हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, स्वर्णरेखा या सिंधु नदी? तो हमारा जो सही उत्तर होगा स्वर्णरेखा नदी होगा। और ये स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। और स्वर्णरेखा नदी हमारे 3 राज्यों से होकर बहती है, झारखंड, उड़ीसा और हमारा पश्चिम बंगाल। और इन पश्चिम बंगाल के बालेश्वर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो इसका उद्गम स्थल है, वो है नगड़ी गांव। छोटा नागपुर पठार हमारा कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। और नगड़ी गांव के अंदर रानी चुआ जगह है, वहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और इसकी जो लंबाई है 474 किलोमीटर है। और हुंड्रू जलप्रपात, जो हमारा हुंड्रू जलप्रपात है, वो भी स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट? तो हमारा जो सही उत्तर है इसका मिथाइल आइसोसाइनेट है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 2 दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। और उसकी लीकेज के कारण भोपाल में बहुत लोगों की जान चली गई। और यह बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी। औद्योगिक इतिहास में ऐसा माना जाता है और आज भी इसका इफ़ेक्ट उस जगह पर देखने को मिलता है। यानी आज भी वहाँ का जो जीवन है वो उससे आज भी प्रभावित है। और इस घटना को हुए लगभग 37 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम? तो हमारा जो सही उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम होगा। और ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। और अर्थ के ये जो 2 पार्ट्स में हमारे डिवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और ये किस पर स्थित है? 0 डिग्री। अब भूमध्य रेखा से जब हम 23.5 डिग्री ऊपर यहाँ और 23.5 डिग्री यहाँ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, तो इसके मध्य यानी विषुवत से ऊपर की तरफ और विषुवत के नीचे की तरफ का जो हमारा क्षेत्र है वो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। और यहाँ पर गर्मी भी अधिक रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। और गर्मी होने की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पर मतलब यहाँ पे गर्मी और बारिश दोनों बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी रहती है। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा जीवों की प्रजातियाँ या अलग अलग जंतुओं की प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इवन जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियाँ भी इसी एरिया में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और हमारा भारत का कौन सा हिस्सा इसके अंतर्गत आता है? तो जो हमारा आपका साउथ इंडिया है, ये जो हमारा अंडमान निकोबार है, आइलैंड्स हैं जो हमारे, तो वो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? हमारे विषुवतीय रेखा के जो पास का क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन?
तो ये तो बहुत ही आसान उत्तर है इसका। कैक्टस, ये सभी को पता है, ये कांटेदार एक पौधा होता है और यह एक जीव वैज्ञानिक फूल है और लगभग पूरे विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 1750 प्रजातियां पाई जाती हैं इसी कैक्टस पौधे की। और ये है रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है और ये जो इसके तने होते हैं उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, यानी पानी को संरक्षित करके रख लेता है। और इसी अपनी गुण के कारण ये सूखी जगह पे भी, मतलब यानी शुष्क जगह पर भी जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर भी ये जीवित रह सकता है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है भूमध्य सागर। ये मैप में देखिए, ये रहा हमारा अफ्रीका और ये रहा हमारा यूरोप और ये रहा भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर भी करता है और इसके अतिरिक्त अफ्रीका को एशिया से भी अलग करता है। ठीक है, और ये 3 कॉन्टिनेंट मेडिटेरियन सी के पास हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि केवल अफ्रीका को एशिया से ही अफ्रीका को यूरोप से ही नहीं बल्कि एशिया से भी ये अलग करता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये हमारा अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से अलग करता है। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, आलू, जेट्रोफा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा जेट्रोफा होगा और जेट्रोफा को हम रतन जोत के नाम से भी जानते हैं, जो कि पंसारी की दुकान पे बहुत इजीली मिल भी जाता है रतन जोत। तो बायोडीजल की जो ये फसल है जेट्रोफा, इसे हम रतन जोत भी कहते हैं। और जेट्रोफा की लगभग 175 प्रजाति वनस्पतियों के समूह में ये एक झाड़ियों मतलब इस प्रजाति में झाड़ियाँ और पौधे दोनों तरह के सम्मिलित हैं और इसके बीजों से जो है 25 से 30% तेल निकाला जा सकता है। और ये पौधा हमारे भारत में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। अब ट्रॉपिकल क्षेत्र कौन सा था हमारा? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो 0 डिग्री से हमारा 23.5 डिग्री ऊपर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा वाला एरिया, और 0 डिग्री से नीचे वाला यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा वाले, जो बीच का हमारा सेंट्रल का जो पार्ट है वो हमारा ट्रॉपिकल क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शुक्र या शनि? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा शनि। शनि सौरमंडल का 6ठा ग्रह है और ये जो व्यास इसका है वो पृथ्वी से लगभग ये 9 गुना बड़ा है व्यास में। और टाइटन जो शनि का उपग्रह है वो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पहला कौन सा है फिर? जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन जो उपग्रह है शनि का, इसका जो साइज है वो बुध ग्रह जितना बड़ा है। और इसके अलावा शनि के कितने उपग्रह और हैं? 82 उपग्रह हैं, 82 उपग्रह हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 1986। 1986 में भारत सरकार द्वारा
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और पर्यावरण को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। और इसके अतिरिक्त हमारा एक क्वेश्चन हमेशा आता है और कन्फ्यूज़न रहता है कि वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण जो हमारा लागू हुआ था वो हमारा हुआ था 1972 या 1972 ईस्वी में। ये वन्य जीवों को बचाने के लिए किया गया था। और जो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया वो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए लाया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। अब कहाँ पर पाया जाता है ये पांडा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा चाइना। अब चाइना में ही क्यों सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये? क्यों? क्योंकि चाइना में बांस ज़्यादा होता है और बांस जो है पांडा का फेवरेट फूड है, यानी वो उसको खाना पसंद करता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है जल की गुणवत्ता। अब गंगा एक्शन प्लान क्या है? सरकार द्वारा गंगा की सफाई एवं गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना 1985 में लाई गई थी ताकि गंगा में से प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके और इसके पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ध्वनि प्रदूषण। अब ये ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु सड़कों के किनारे किनारे वृक्षों को लगाना, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण और साथ में यह वायु प्रदूषण को रोकने में भी सहायक है। लेकिन मेन जो इसका माना जाता है कि ग्रीन मफलर इसलिए चलाया गया था ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपिस, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो हमारा जो सही उत्तर है इसका क्या होगा? यू आकार की घाटी। अब देखिए कैसे, जो हिम नदियाँ होती हैं, अब हिम नद के कारण या हिमानी के कारण ही यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब जब ये घाटी में बहती हैं और पहाड़ों के बीच से निकलती हैं, तो कुछ जब नदी बहती है और काट के रास्ता बनाती है तो जो घाटी में जो पहाड़ी है उसका शैल के जब पानी आएगा तो जाहिर सी बात है कि अपरदन की प्रक्रिया होती है, अपक्षय और अपरदन की। तो उसके कारण ये यू शेप, यानी कि ये जो घाटी थी, घाटी वाला जो एरिया था यू, तो यहाँ पे ये जो है चौड़ी होती चली जाती है। पहले तो ये चौकोर में होती है, उसके बाद ये एक समांतर गोलाई का रूप ले लेती है जो कि हमें यू शेप की तरह नज़र आती है। तो इसे ही हम यू आकार की घाटी कहते हैं। और ये किस कारण बनती है? हिम नदियों के कारण बनती है या हिमानी के कारण बनती है। तो आई होप कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। और मैं आपसे थोड़ा सा बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी नहीं, हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हों, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप पढ़ाई करें और आप मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें और आपको जीवन में सफलता मिले। तो इसी के साथ थैंक यू। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मैंने इतिहास की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो यूपी टीजीटी का जो हमारा एग्ज़ाम है या अदर टीजीटी एग्ज़ाम्स जो सोशल साइंस के हैं, तो उनसे रिलेटेड इतिहास की अभी मैंने 3 क्लासेस डाली थी। तो
आगे भी मैंने और मैं ये टॉपिक वाइज ही डालूँगी, क्योंकि पाषाण कालीन अभी सभ्यता हमारा फर्स्ट ही टॉपिक हुआ था। अब सेकंड टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पर होगा। तो जल्दी मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर आप लोगों के लिए क्लास अपलोड कर दूँगी। अगर कोई बच्चा है आपके फ्रेंड्स होंगे कि भाई टीजीटी सोशल साइंस से या हिस्ट्री में वो करना चाहते हैं, तो मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फेयर 23, तो आप मेरी क्लासेस के लिए उससे भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।